हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम शुरू करने जा रहे हैं गाइस मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस, आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो कि है इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिला होगा, अदरवाइज आप लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज, जहाँ पे आप इससे रिलेटेड नोट्स बनाएंगे वहाँ पे इन पॉइंट्स को ज़रूर क्लब करके रखेगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। राइट, तो शुरू करने से पहले गाइज, सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वो हमारे यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से उस लिंक से ज्वाइन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वहाँ पे वेरियस पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो करंट अफेयर्स की है, ये जो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं उसकी पीडीएफ, एंड एक प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज भी रन कर रही है हमारी, उसकी पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। और साथ ही साथ जितने भी वीडियो लेक्चर्स लाए जाते हैं, आपको उन सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स के भी लिंक्स वहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे कि आपको पता रहता है कौन कौन से लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए गए हैं। और गाइज, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गाइज मैं ये बताना चाहूँगी कि आप हमारे यहाँ के झा सर अकेडमी के करंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपको उसके बाहर के कोई भी करंट अफेयर्स देखने की या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। वी गारंटी यू दैट। और गाइज, हमारा जीएस का भी बैच आप ज्वाइन करिए, ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत अच्छा बैच है जिसमें जीएस 1 2 3 4 सबकी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, और बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है वो, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं उस बैच में। और गाइज, अगर आप उस बैच की सारी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जो झा सर की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है एग्ज़ाम में, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइज, हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, उसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, फिर आपको उसकी मिस्टेक्स बताते हैं और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। कैसे? आपको हर एक क्वेश्चन का गाइस सैम्पल आंसर भी दिया जाता है, और उसी के साथ साथ एक वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है, मतलब विद एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की क्या आंसर किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो गाइज, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इन बैचेस को। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी कोर्सेज की डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इंडेंचर्ड लेबर वॉज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज? Have they been able to preserve their cultural identity over there? गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेज भारत से दूसरे उपनिवेशों में क्यों ले गए? क्या वे वहां अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखने में सफल रहे हैं? ये क्वेश्चन गाइस GS1 इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो गाइज, अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हमें बोला गया है कि जो इंडेंचर्ड लेबर थी, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से लेबर लेकर गए थे। इंडेंचर्ड लेबर मतलब, इंडेंचर्ड क्या होती है? फोर्स्ड लेबर होती है, जो मतलब कि बंधुआ मजदूरी कहते हैं ना हम, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, वो कराने के लिए, ठीक है, उनको लेकर गए ब्रिटिशर्स इंडिया से दूसरे अपनी कॉलोनीज में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। राइट, तो वो वहाँ पे उनको काम करने के लिए लेकर गए। वो क्यों लेकर गए थे, पहले हमें वो रीज़न बताना है, एक्सप्लेन करना है क्यों लेकर गए थे, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि जब वो उन लेबर को, या वो जो लोग थे इंडिया के, उनको जब दूसरी कॉलोनीज में लेकर गए, तो क्या वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी सांस्कृतिक पहचान को वहाँ पे बरकरार रख पाए थे या नहीं रख पाए थे।
हमें ये बताना है। तो हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे गाइस इस क्वेश्चन को। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इंडेंचर्ड लेबर के बारे में बताएंगे और ब्रिटिशर्स का क्या उस टाइम पे स्थिति थी कि उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर की तरफ देखा। उसके बाद हम रीजंस बताएंगे प्रॉपर तरीके से कि वो क्यों लेकर गए थे इंडेंचर्ड लेबर को इंडिया से, और उसके बाद हम उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर पाए या नहीं, हम उसकी बात करेंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। इंडेंचर्ड लेबर क्या है? इंडेंचर्ड लेबर एक वो सिस्टम है बॉन्डेड लेबर का। जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या है इंडेंचर्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर हमें देखने को मिलती है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। जिसको कब लाई गई थी ये, कब इसको फॉलो करने का सोचा गया? जब स्लेवरी जो हमें देखने को मिलती थी, गुलामी की जो प्रथा चलती थी, वो एबॉलिश कर दी गई, वो ख़त्म कर दी गई। तो जब स्लेवरी ख़त्म हुई ब्रिटिश एम्पायर से 1833 में, 1833 में, तो उस टाइम पे हुआ क्या, जो ब्रिटिश के जो कॉलोनीज थी या जो रीजन्स थे, वहाँ पे क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि देखिए स्लेवरी ख़त्म हो गई तो बहुत सारे ऐसे मेन और विमेन, बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्री हो गए थे, जो पहले गुलामी में जी रहे थे, अब वो वहाँ से फ्री हो गए। तो उनके फ्री होने के बाद वो लोग अपनी एक फ्रीडम के साथ, अपने एक रुतबे के साथ जीना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स का क्या टेंडेंसी थी कि वो ट्रेड अपने प्रॉफिट के लिए करती थी, तो वो क्या करती थी, वो काम करवाती थी लेकिन उसके कम पैसे देती थी, वेजेस बहुत कम देती थी। हमने पढ़ा एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से किया लोगों का। तो वहाँ पे जब वो स्लेवरी ख़त्म हो गई तो लोगों ने क्या किया, कम वेजेस लेने के लिए मना कर दिया कि हम कम वेजेस पे, कम पैसों पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो उनकी जो शुगर प्लांटेशंस थी, टी प्लांटेशंस थी, या जो वो रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसी टाइम पे, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी लेबर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उन्होंने कम पैसों में, कम वेजेस में काम करने के लिए मना कर दिया। कहाँ पे? ब्रिटिश की जो कुछ कॉलोनीज थी, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ है, फिजी है, मॉरिशियस है, सीलोन है, तो वहाँ पे उन लोगों ने काम करने के लिए मना कर दिया। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए? इंडेंचर्ड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूरी का एक सिस्टम उन्होंने लेकर आए, इसका प्रचलन उन्होंने चलाया। अब वो क्यों लेकर आए? तो हम 19th सेंचुरी की बात करें, 19वीं शताब्दी की बात करें अगर हम, तो सबसे ज़्यादा इंडेंचर्ड लेबर के रूप में जो लोगों को लिया गया था, तो वो कहाँ के एरिया के क्षेत्र के लोगों को लिया गया था? ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, ठीक है, वहाँ से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया और ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, वहाँ से लोगों को लिया गया। क्योंकि ये जो रीजन्स हैं, ये जो हमने एरियाज देखे, यूपी है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया है, तमिलनाडु है, तो इनमें इनके जो रीजन्स हैं वहाँ के बहुत सारे हमें चेंजेस उस टाइम पे देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से एक छोटा सा क्रक्स क्या है इसका, कि क्या हुआ था उस टाइम इंडिया में, ऐसे इन रीजन्स की जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अगर, तो कुछ रीजन्स में क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी लोगों के पास। जैसे कि हमने बात की, हमें पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ जब, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, इंडिया में जो उद्योग चल रहे थे, जो लोग सेल्फ रिलायंट थे, वो ख़त्म होता चला गया। इंडिया की मार्केट जो एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर था उस टाइम पे, वो टूटता चला गया। तो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, लोगों के पास काम ही नहीं था। और इंडिया की, जैसे कि आज भी पॉपुलेशन बहुत है, इंडिया की बहुत पॉपुलेशन थी, बहुत वर्कफोर्स इंडिया में देखने को मिलती थी, तो उसका ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया। ये एक मैंने छोटा सा आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी बताया है, तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, वही हमने बात की कि जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, उनका पतन हमें देखने को मिला, वो कम होती चली जा रही थी, ठीक है। राइजिंग लैंड रेंट्स, की जो लैंड थी, जैसे मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए जो ज़मीन थी लोगों के पास, तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जिससे कि इतनी उनकी कृषि की उपज नहीं होती थी जितना उनको रेंट देना पड़ जाता था। तो कृषि में भी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वो कर्जे में ही डूबते जा रहे थे। डेट ट्रैप बोलते हैं ना हम, डेट ट्रैप, उसमें वो फंसते जा रहे थे एक साइकिल में। एंड क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस,
अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि माइनिंग करना शुरू किया, प्लांटेशंस लगाए अलग अलग, जैसे कि हमने बात की शुगर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, इस तरीके से। तो क्या हुआ, उन्होंने सारी ज़मीन साफ करनी शुरू कर दी। तो अब क्या था, जैसे कि फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट क्लियर किए, तो वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती थी वो सफ़र करने लग गई। ठीक है, उसी तरीके से जिनकी एग्रीकल्चर लैंड थी वो अब कृषि नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, तो उनको लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से हर चीज़ में लॉस देखने को मिला, जिससे कि लोगों की जो लाइवलीहुड थी वो छिन गई, लोगों की लाइवलीहुड सफ़र करती हुई देखने को मिली। तो उसका क्या फ़ायदा उठाया, ब्रिटिशर्स ने उसका फ़ायदा उठाया। कैसे, अब इससे क्या हुआ, वही जो हमने बात की कि लोग क्योंकि वहाँ पे इतने उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो लोग लैंड का रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो वो इनडेटेड, मतलब वो कर्जे में डूबते चले जा रहे थे। तो उससे वो किस चीज़ के लिए फोर्स हुए, वो उनको क्या सोचना पड़ा, मजबूरन उनको माइग्रेट करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा दूसरी जगहों पे काम करने के लिए, ताकि जो एक पॉवर्टी, जो गरीबी में वो डूबते जा रहे हैं, उनके पास भरपेट खाने के लिए खाना भी नहीं है, रोटी भी नहीं थी, उसके लिए उनको दूसरी जगहों पे जाना पड़ा काम करने के लिए। और फेमाइन, जैसे कि जो लैंड है, हमने बात की कि माइंस के लिए या प्लांटेशंस के लिए जो लैंड है, ज़मीन का है, उसको साफ कर दिया जा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर की लैंड कम बच रही थी, तो फूड सिक्योरिटी वहाँ पे क्वेश्चन पे हमें आती हुई देखने को मिल रही थी, फूड सिक्योरिटी स्टेक पे थी। तो फमाइंस भी हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। नेक्स्ट इज इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन प्रोवाइडेड द ब्रिटिश एम्पायर विद अ स्टेडी सोर्स ऑफ वर्कफोर्स। कि अब इंडिया की जैसे जो पॉपुलेशन थी, वर्कफोर्स थी, मतलब जनता बहुत है, जनसंख्या इंडिया की बहुत थी। तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे क्या देखा कि ये जो वर्कफोर्स है, जो हमें अपनी कॉलोनीज़ में लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो हम वो लेबर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। तो इंडिया ने वहाँ पे क्या किया, जो लोगों की वल्नरेबिलिटी थी, जो लोग इतनी परेशानी में थे, अपनी लाइवलीहुड के लिए ही सफ़र कर रहे थे, उनका फ़ायदा उठाया। और जो वहाँ की इतनी पॉपुलेशन, जो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या देखने को मिल रही थी, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और उनको बंधुआ मजदूरी के तौर पे उन्हें दूसरी कॉलोनीज़ में भेजा, लालच देके कि आप हमारे साथ वहाँ चलो और वहाँ पे आपको हम काम देंगे, यहाँ पे काम नहीं है ना, हम आपको वहाँ पे काम देंगे। लेकिन वहाँ पे उनसे बेसिकली बंधुआ मजदूरी उन्होंने करवाई। तो ये हमने क्या देखा कि क्यों ब्रिटिशर्स लेकर गए थे इंडेंचर्ड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूर बना के इंडिया के लोगों को दूसरी कॉलोनीज में। तो सिंपल सॉर्टेड तरीके से हमने उसको बता दिया कि स्लेवरी ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, लोग जो वहाँ के लोग थे, मेन और वीमेन थे कुछ कॉलोनीज़ के, तो उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया कम वेजेस पे। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि इंडिया की और उसी टाइम पे कंडीशन क्या हो रही थी कि लोगों के पास जॉब नहीं है, उनकी लाइवलीहुड सफ़र कर रही है। ठीक है, खाना नहीं है, गरीबी में डूबते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो वेरियस फैक्टर्स थे और लार्ज पॉपुलेशन थी जिनको फीड करना पड़ता था, लार्ज पॉपुलेशन। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और उनको बॉन्डेड लेबर के लिए वहाँ पे वो लेकर गए, ताकि उनका काम भी चल जाए और उनको ज़्यादा पैसे भी ना देने पड़े, जो कि बाकी कॉलोनीज़ में मांग रहे थे लोग। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ स्लेवरी। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलेंगे क्वेश्चन के, जिसमें यह बोला गया था कि अब ये जो बंधुआ मजदूर थे, जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, क्या वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाए। तो वंस प्लेस्ड इन ब्रिटिश कॉलोनीज, कि एक बार जब वो ब्रिटिश कॉलोनीज में लेके जाए गए लोग, तो वहाँ पे भी उन कॉलोनीज़ में भी कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, जैसे कि मुहर्रम, होली। तो इस तरीके के जो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, तो उनकी वजह से उनके साथ एक लिंक उन लोगों ने अपना बनाया, जिसकी वजह से वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखने में कायम रहे। अब वो किस तरीके से, हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स देके हम यहाँ पे अपने इस आंसर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, हैव दे बीन एबल टू, क्या वो रख पाए थे। तो हमने क्या कहा, यस वो रख पाए थे। कैसे, कि कुछ फेस्टिवल्स थे उनके साथ उन्होंने अपने प्रॉपर लिंक वगैरह बनाए और वो अपनी पहचान बरकरार रख पाए। पहला,
इन ट्रिनिडाड, ट्रिनिडाड, ठीक है। ट्रिनिदाद की हम बात करें तो वहाँ पे एक मुहर्रम का एनुअल प्रोसेशन हुआ करता था, उसको उन्होंने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कार्निवल, एक हौसे, इमाम हुसैन के लिए एक हौसे, एक कार्निवल प्रस्तुत किया जाता था, मतलब बेसिकली एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता था। वहाँ पे बहुत लोग आते थे उसको मनाने के लिए, बहुत सारे लोग, वो बहुतों को अट्रैक्ट करता था वो, तो वो एक मुहर्रम की तरह ही एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जिससे कि यहाँ के लोगों ने अपना लिंक क्रिएट किया और वो वहाँ पे एक तरीके से मुहर्रम का फेस्टिवल अपना क्रिएट सेलिब्रेट करते थे, ये मान के कि वो अपना मुहर्रम का फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको उन्होंने वहाँ पे नहीं छोड़ा, उसको प्रिजर्व करके रखा। नेक्स्ट इज द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रस्ताफेरियनिज्म popularized by Bob Marley reflects social and cultural links with Indian migrants to Caribbean। अब रस्ताफेरियनिज्म क्या है? कुछ नहीं है, एक रस्तफा, एक मान लीजिए कोई फिलोसोफर या एक पर्सन थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये एक रिलीजन का नाम दिया उन्होंने, क्योंकि ये प्रपोज किया था, वो लेकर आए थे, तो एक रस्तफा के नाम पे ही रस्तफा फेरियनिज्म की एक ये रिलीजन का नाम दे दिया, क्योंकि उन्होंने लेके आए थे तो उन्हीं के नाम पे एक ये जमाइका में चलाया गया रिलीजन था। तो उस रिलीजन के बेसिस पे क्या हुआ कि कल्चरल लिंक्स बने, मतलब एक सोशल मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट था बेसिकली वो। तो वहाँ पे उन्होंने उसके ज़रिए बॉब मार्ले ने उसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किया, ठीक है, और ज़्यादा उसको दर्शाया, और उससे क्या हुआ, सोशल और कल्चरल लिंक्स, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध जो हैं इंडियन माइग्रेंट्स के, जो इंडिया से लोग माइग्रेट होके दूसरी जगहों पे गए थे काम करने के लिए, वहाँ से उनकी लिंक कैरिबियन तक उन्होंने कनेक्शन एक बनाया, और एक कनेक्शन देखने को मिला जिससे कि उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रह पाई। हमारे इंडिया के जो लोग हैं, लेबर थी, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रख पाए, राइट। नेक्स्ट इज चटनी म्यूजिक बिकेम पॉपुलर इन त्रिनिडाड, की जो त्रिनिदाद की हम बात करते हैं, वहाँ पे चटनी चटनी जो संगीत है वो लोकप्रिय हो गया, ठीक है। तो उससे क्या था, वो एक तरीके से वो इंडिया का देखने को मिलता था, तो वो इंडिया के लेबरर्स ने ही वहाँ पे उसको पॉपुलराइज करवाया, मतलब वो वहाँ पे उनकी, क्योंकि वो उसको वहाँ पे लेकर गए थे और वहाँ पे इंडिया के लोगों के लेके जाने से ही वहाँ पे वो पॉपुलर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के जो कल्चर था, जो उन्होंने सीखा हुआ था, उन्होंने वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों को भी सिखाया और बल्कि पॉपुलराइज करवा दिया। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी, हम इससे कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉलीवुड केप्ट अलाइव द कल्चरल आइडेंटिटी अमंग इंडेंजर्ड लेबर, की जो बॉलीवुड की हम बात करें तो बॉलीवुड ने ये जो इंडेंजर्ड लेबर थी इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को जिंदा रखा, राइट। तो उससे इन ये कुछ एग्जांपल्स हमने इसके सपोर्ट में दिए जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया की जो कल्चर आइडेंटिटी है, जो लोगों की कल्चर आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान, वो लोगों ने बेशक से वो यहाँ से दूसरी कॉलोनीज़ में काम करने के लिए गए, बंधुआ मजदूरी में वो फंस गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे वो उनके रंग में पूरी तरीके से नहीं रंगे, बल्कि उन्होंने अपनी इंडिया को भूले नहीं, यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने बनाए रखा, बरकरार बना करे रखा, राइट। और उसके बाद एक रिजिड कास्ट सिस्टम जो हमें इंडिया की सोसाइटी का देखने को मिलता था, वो भी थोड़ा सा ना पिघल गया, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, लेकिन वो वहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तो उनमें वो जो रिजिड कास्ट सिस्टम हुआ करता था, वो वहाँ पे थोड़ा सा वैनिश होता हुआ देखने को मिला, पिघलता हुआ देखने को मिला, और एक इंडियननेस हमें वहाँ पे देखने को मिली, फ्रेटर्नल फीलिंग उनमें एक भावना भी, भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा दिया। और सरकार ने, हमारी इंडिया की सरकार ने कुछ ऐसे कॉन्शियस एफर्ट्स भी इंडिया लेकर आई है, जैसे कि नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम से क्या होगा कि हमें अपने कल्चर के बारे में, हमें अपने पुराने समय से किस तरीके से चलता हुआ आ रहा है कल्चर या ट्रेडिशंस, उसके बारे में पता चले और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो सके, वो कंटिन्यू चलता जा सके हर एक नई जनरेशन के साथ, ठीक है गाइज। तो ये हमने बताया
अपने सेकंड पार्ट के बारे में किस तरीके से कल्चरल आइडेंटिटी को उन्होंने बरकरार रखा। अब एट दी एंड हम क्या बताएंगे कंक्लूजन में कि श्रीलंका का अगर हम आज के टाइम पे देखें, जैसे श्रीलंका का 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर किसका है? एक क्वेस्ट टू प्रिजर्व देयर कल्चर कॉन्टिन्यूज इन सम प्लेसेस, कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, बरकरार रखने की जो एक कहते हैं ना कि प्यास है, वो अभी तक जारी है। अभी भी आज हमें कुछ जगहों पे देखने को मिलती है, और ये हम श्रीलंका के 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से देख के बता सकते हैं। बाय एंड लार्ज, indentured labor has been able to return their cultural heritage and renew their links with India, both as potent act of resistance and a powerful affirmation of their distinctiveness। अब सब चीज़ें देख के हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे वो अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी, उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सक्षम रहे, और उन्होंने इंडिया के साथ अपने लिंक्स भी प्रॉपर तरीके से, बखूबी तरीके से क्रिएट करके रखे। उन्होंने अपना नाता नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से शक्तिशाली कार्य का उन्होंने प्रतिरोध किया, और उसी के साथ साथ एक अपनी विशिष्टता की एक शक्तिशाली पुष्टि के रूप में उन्होंने उसको दर्शाया। राइट, अपनी एक डिस्टिंक्टिवनेस उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा फॉर्म होके पावरफुल तरीके से उन्होंने उसको भी दर्शाया। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर टुडे गाइज। हैव अ थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।